हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 1 संसाधन। इस चैप्टर में मैंने इम्पॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट करके रखा है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होता है? वो सारी चीज़ें जिनका हम लोग यूज़ करते हैं अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। संसाधन की अगर परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन है। यानी कि हर एक वो चीज़ जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो सभी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? हम कब कहेंगे कि ये चीज़ संसाधन है और कब कहेंगे कि ये वस्तु संसाधन नहीं है? इसका आंसर है, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी कि कोई भी चीज़ उस वक्त संसाधन बनती है, उस वक्त हम उस चीज़ को संसाधन कहेंगे जब उसका कोई मूल्य होता है। यहाँ पर मूल्य से मतलब रुपये पैसे नहीं है, बल्कि मूल्य से मतलब उस वस्तु की वैल्यू है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। किसी भी वस्तु को जब हम यूज़ करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, उस वस्तु का प्रयोग या फिर उपयोगिता, ये दोनों ही उस वस्तु को मूल्य प्रदान करते हैं। ये प्रयोग और उपयोगिता ये बताते हैं कि उस वस्तु की कितनी वैल्यू है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं और जो भी चीज़ संसाधन बनती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं और उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए वो सभी चीज़ें क्या हैं? वो सभी चीज़ें मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का मतलब क्या होता है? महत्व यानी वैल्यू। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आर्थिक मूल्य से मतलब क्या होता है? मूल्य मीन्स वैल्यू, और आर्थिक जब इसमें ऐड होता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु है उसकी वैल्यू इतनी है कि उससे हमें इनकम मिलती है या फिर हम उस वस्तु के लिए कुछ पे करते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, उसको अपने प्रयोग में लाना चाहते हैं, इस वजह से हम उसे खरीदते हैं और जब खरीदते हैं तो हम पैसे देते हैं, या फिर जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। इसीलिए लिखा है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी जब हम उसे यूज़ करते हैं या बेचते हैं तो या तो पैसे आते हैं या तो पैसे हम देते हैं। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी वैल्यू है लेकिन हम उसके लिए कुछ पे नहीं करते, हम उसके लिए कुछ लेते नहीं हैं। जैसे कि कोई भी मनोरम दृश्य है, जैसे कोई नेचर का दृश्य है, कहीं जंगल है, पहाड़ है, अगर हम वहाँ घूमने जाते हैं तो उसकी वैल्यू है लेकिन हम उसके लिए पे नहीं करते हैं। इसीलिए लिखा है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है कि जब हमें धातुओं की ज़रूरत होती है, जब हमें मेटल से बनी हुई चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम उसे या तो खरीदते हैं या फिर किसी को अगर ज़रूरत होती है तो हम उसे बेचते हैं। तो इस तरह से पैसे का आदान प्रदान होता है, इसीलिए उन धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन जब एक मनोरम भूदृश्य की बात करते हैं, खूबसूरत जगह की बात करते हैं, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी पहाड़, पर्वत, जंगल में घूमने जाते हैं तो उसके लिए पे नहीं करते हैं। हालांकि वो मनोरम भूदृश्य से हम इंटरटेन होते हैं। हमारी यहाँ पर ज़रूरत कैसे पूरा करती है मनोरम भूदृश्य? जब हम किसी खूबसूरत जगह पर
जाते हैं तो हमें शांति फील होती है, हमें अच्छा लगता है। तो जब हमें अच्छा लगता है, जब हमें पीस मिलती है, जब हमारा मन शांत होता है, तो वो मनोरम भूदृश्य हमारे लिए संसाधन बन जाता है। और मनोरम भूदृश्य के लिए हम कुछ पे नहीं करते हैं, तो इस तरह से मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन जो ये दोनों संसाधन है, एग्जाम्पल में हमने धातुओं के बारे में पढ़ा और मनोरम भूदृश्य के बारे में पढ़ा, तो ये दोनों ही संसाधन हैं और इम्पॉर्टेंट संसाधन हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धातु भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और मनोरम भूदृश्य भी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो पहले तो इतने मूल्यवान नहीं थे, लेकिन बाद में वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि पहले उस संसाधन के लिए किसी भी तरह का लेन देन नहीं होता था, रुपये पैसे का लेन देन नहीं होता था, लेकिन बाद में उस संसाधन को वैल्यूएबल बनाया जाता है और आर्थिक रूप से वो मूल्यवान हो जाता है, यानी कि उसके लिए पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। आजकल घरेलू नुस्खों के लिए कोई वाणिज्यिक वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। लेकिन अगर उसी घरेलू नुस्खों को अगर पेटेंट करवाया जाता है और पेटेंट करवाने के बाद उसको पैक वैक करके अगर मेडिकल स्टोर में अगर सेल किया जाता है, तब उसका आर्थिक रूप से वो मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि वो घरेलू नुस्खा अब बेचे जाने के काबिल है और उससे क्या आएंगे, उससे पैसे आएंगे। और एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात अगर की जाए और अगर घरेलू नुस्खा है, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर इस उपटन को लगाया जाए तो ये पिंपल्स हटाती है, ये दाग धब्बों को हटाती है, ये घरेलू नुस्खा है। लेकिन जैसे ही उस घरेलू नुस्खे को पेटेंट करवाया जाता है और मेडिकल स्टोर में उसे पैक करके रखा जाता है बेचने के लिए, वो घरेलू नुस्खा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वैल्यूएबल हो जाता है, आर्थिक रूप से वो मूल्यवान हो जाता है। यहाँ पर पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी कि जब आपने किसी चीज़ का इन्वेंट किया, जब आपके पास कोई आइडिया है, जब कोई आपके पास अच्छा विचार है और ऐसा विचार किसी ने नहीं सोचा, ऐसा आविष्कार किसी ने नहीं किया, आप अकेले हैं और आपका ही ये इन्वेंशन है, अब उस चीज़ पर, उस विचार पर आप पेटेंट करवा सकते हैं। यानी कि वो जो चीज़ है, वो जो आविष्कार है, उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार होगा। और अगर कोई उस चीज़ को, उस विचार को अगर कोई अपनाना चाहता है, तो पहले उस इंसान से परमिशन लेना होगा जिसके नाम पर उस चीज़ का या उस विचार का पेटेंट है। यानी कि अगर आपके पास कोई अच्छे विचार हैं या फिर आपने कोई इन्वेंट किया है, तो आपने अपनी चीज़ों को पेटेंट करवाया। अगर कोई और उसका यूज़ करना चाहता है तो पहले वो आपसे परमिशन लेगा। इसी को कहते हैं पेटेंट। नेक्स्ट है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आए कि वो कौन से कारक हैं जो पदार्थों को, यानी जो भी चीज़ है, उन पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी कि ऐसे कोई तो कारक होंगे, ऐसे कोई तो फैक्टर्स होंगे जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल सकती है। तो वो कौन से कारक हैं? वो है समय और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी कि अगर कोई भी स्किल हो, स्किल मीन्स कोई भी अगर आपके पास हुनर है या फिर किसी वस्तु को बनाने में, किसी भी चीज़ को बनाने में नवीनतम ज्ञान यानी जो मॉडर्न नॉलेज है, उसका प्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। किसी भी स्किल या हुनर या वस्तु को यानी चीज़ों को बनाने में जो नई या मॉडर्न नॉलेज का यूज़ किया जाता है, उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं।
तो कोई भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने के कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं? समय और प्रौद्योगिकी। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और जो मनुष्य है वो खुद ही सबसे इम्पॉर्टेंट संसाधन है। क्यों वो इम्पॉर्टेंट संसाधन है? ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब ये क्वेश्चन आए कि लोग खुद ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों हैं, लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट संसाधन क्यों कहा जाता है, तो इसका ये आंसर लिखिएगा कि ये लोगों के विचार, यानी जो मनुष्यों के विचार होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है यानी नॉलेज होता है, उनका जो आविष्कार होता है यानी इन्वेंशन होता है, और जो उनकी खोज है, जो वो डिस्कवर करते हैं, ये लोग ही करते हैं, ये मनुष्य ही करते हैं। और इन्हीं की वजह से कोई भी जो चीज़ है वो संसाधन बनती है। और इसी वजह से इंसान अगर अपना विचार नहीं लगाएगा, अपना ज्ञान, उसका कोई ज्ञान नहीं होगा, अगर आविष्कार ही वो नहीं करेगा, अगर खोज ही नहीं करेगा, तो कोई भी जो पदार्थ है वो संसाधन में नहीं बदल सकती। हालांकि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने के कौन से दो कारक हैं? समय और प्रौद्योगिकी। लेकिन इंसान खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन है और वो अपना विचार यूज़ करता है, अपना ज्ञान यूज़ करता है, अपना आविष्कार और खोज यूज़ करता है, और वो इससे किसी भी चीज़ को संसाधन की रचना करता है, वो किसी भी संसाधनों की रचना करता है। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोल का आविष्कार अगर मनुष्य नहीं करता, उसका खोज नहीं करता, अगर मनुष्यों को ये पता नहीं होता कि कोयला और पेट्रोल को ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, वो उनका यूज़ नहीं करते, और जो भी कोयला है या पेट्रोल है वो ईंधन के रूप में यूज़ नहीं किया जाता, वो संसाधन नहीं बन सकता था। इसीलिए जो इंसान है वो अपने विचार वो करता है कि ये जो चीज़ है वो किस चीज़ में यूज़ किए जाएंगे। जैसे ही उसको विचार आता है, उसका ज्ञान, वो अपने नॉलेज को यूज़ करता है, फिर वो आविष्कार करता है, वो खोज करता है, और इसके बाद उस चीज़ का वो इस्तेमाल करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट है संसाधनों के प्रकार, यानी संसाधन कितने तरह के होते हैं। हर एक संसाधन को अच्छी तरह से समझने के लिए उसे बांटा गया है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक यानी नेचुरल, मानव निर्मित यानी मैन मेड, और मानव में वर्गीकृत किया गया है, यानी मनुष्य को खुद ही एक संसाधन कहा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो नेचर से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, वायु भी हमारे लिए संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। हमारी नदियों और झीलों का जल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। मृदा और खनिज, मिट्टी और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? प्राकृतिक संसाधन कितने तरह के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो जल्दी से नए बन जाते हैं या फिर दोबारा से हम उसको अचीव कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। इनमें से कुछ असीमित हैं, यानी कि इनका भंडार है, और उन पर, ऐसे संसाधनों पर मानवीय क्रियाओं का यानी कि मनुष्यों के कामों का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा असीमित है, सौर ऊर्जा का भंडार है, और पवन ऊर्जा का भी भंडार है।
कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। कुछ ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिन्हें नया बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनको लापरवाही से यूज़ किया जाता है। इस वजह से उनके भंडार को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि जल है, मृदा है, जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, जल को नया बनाया जा सकता है, लेकिन उसका लापरवाही से अगर यूज़ किया जाए तो उसके भंडार को प्रभावित हो सकता है। मृदा क्या है? मृदा भी नवीकरणीय है, मृदा को भी नया बनाया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी लापरवाही की जाती है तो उसके भी भंडार को प्रभावित किया जाता है। और वन को भी नया बनाया जा सकता है। अगर कहीं पर वन अगर है और अगर वनों की कटाई हो जाती है तो दोबारा से वहाँ पेड़ लगा करके वन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वनों की भी लापरवाही से उपयोग किया जाता है तो उनके भंडार को प्रभावित किया जाता है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, यानी जिनका भंडार लिमिट है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी कि अगर ऐसे भंडार समाप्त हो जाते हैं तो उनको दोबारा से पाने के लिए हजारों साल लग सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का कहीं भंडार है और वही जो चीज़ है कहीं और जगह वो नहीं पाई जाती है। जैसे कि किसी जगह पर कोयला पाया जाता है लेकिन किसी जगह पर कोयला नहीं पाया जाता, कहीं पेट्रोल पाई जाती है लेकिन कहीं पेट्रोल नहीं पाई जाती। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में डिफरेंसेस होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, तब वो रिसोर्सेज बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ज़मीन के अंदर लौह अयस्क है। जब हम उन्हें ज़मीन से निकालते हैं और लोहे को अलग करते हैं तब हमें लोहा मिलता है और हम उसे उपयोग में लाते हैं। और जब तक लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था तब तक वो संसाधन नहीं था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किसमें करते हैं? पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिसे इंसानों ने बनाया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा गया है कि जो भी लोग हैं वो कब संसाधन बनाएंगे? जब उनके पास ज्ञान होगा, जब उनके पास कौशल होगी यानी हुनर होगी, जब उनके पास प्रौद्योगिकी होगी। वो अपने इन्हीं ज्ञान का, कौशल का, प्रौद्योगिकी का यूज़ करके किसी भी चीज़ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इसलिए चूँकि मनुष्य खुद एक संसाधन इसलिए है क्योंकि वो अपने ज्ञान का यूज़ करता है, अपने आविष्कार का यूज़ करता है, अपने हुनर का, कौशल का यूज़ करता है, अपने प्रौद्योगिकी का यूज़ करके किसी भी संसाधन को यूज़ करने के लायक बनाता है। इसीलिए लोग यानी मनुष्य मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि कोई भी इंसान है, कोई भी मनुष्य है, उसके पास शिक्षा है, उसके पास अच्छी स्वास्थ्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य ही लोगों को एक बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि ज़्यादा संसाधनों का निर्माण करने के काबिल हो, ज़्यादा संसाधन को बनाने में वो समर्थ हो, उनके पास इतनी एबिलिटी हो ताकि वो ज़्यादा संसाधन बनाए। इसके लिए लोगों के पास कौशल में सुधार करना यानी लोगों के जो हुनर है उसमें सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में, यानी कि हम अपने संसाधन को कैसे बचा सकते हैं, हम अपने संसाधनों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधनों का बहुत ही सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, सतर्क होकर उपयोग करना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास संसाधन है उन्हें हम इस तरह से यूज़ करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन यूज़ करने के लिए मिले, और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, यानी कि जो भी संसाधन है जब हम उनका यूज़ करते हैं उसके बाद उन्हें नए बनाने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का यूज़ करने की आवश्यकता और फ्यूचर के लिए उसी संसाधन को संरक्षण करना ताकि संतुलन बना रहे, इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संसाधनों के संरक्षण कैसे किए जाते हैं, इसके अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी किसी चीज़ का उपभोग करता है, जो भी किसी चीज़ को यूज़ करता है, उसके यूज़ को कम करके और किसी भी वस्तुओं के पुनः चक्रण, जैसे वो किसी मेटल का यूज़ करता है, उस मेटल को यूज़ करने के बाद वो उसे पुनः चक्रण के लिए दे सकता है, या उसको पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, या फिर उस चीज़ को वो दोबारा से यूज़ करके भी संसाधन का संरक्षण कर सकता है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का फ्यूचर पेड़ पौधों के संरक्षण से जुड़ा है और पारितंत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, और ये अब हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। यानी कि जो भी संसाधन जिसका हम यूज़ करते हैं, जो नवीकरणीय है, जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उनका उपयोग सतत पोषणीय है। उनको इस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी भी फ्यूचर में उसका यूज़ कर सके। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, और पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है, यानी कि अलग अलग जगहों पर ज़िंदगी की डिफरेंसेस हैं। कहीं पर अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, कहीं पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहीं पर अलग अलग तरह के मनुष्यों के रहन सहन हैं, और इसी तरह के पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जो प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र है उसके नुकसान को कम से कम किया जाए, जैसे झील है और मैदान है या फिर पहाड़ है, जंगल है, उनके नुकसान को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यानी कि पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और पृथ्वी की जो विविधता है, कहीं जंगल है, पठार है, वन है, इनको संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके नुकसान को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि कम्युनिटी को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि उन्हें शिक्षित करना कि वो पर्यावरण की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।